आज हमें स्टेटफुल सेट के अंदर स्टेटफुल वर्कलोड के अंदर हमें अगले फीचर्स देखने हैं, जैसे कि स्टेबल आइडेंटिटी और ऑर्डर डिप्लॉयमेंट। ये चीजें हम देखेंगे। स्टेबल नेटवर्क के अंदर जो भी आप सर्विसेज बनाते हैं, उस सर्विसेज के अंदर आपको एक स्टेबल आइडेंटिटी मिलती है, एक प्रॉपर डोमेन नेम सिस्टम मिलता है। तो सबसे पहले मैं ये सारे डिप्लॉयमेंट्स रन कर लेता हूं। इसके लिए मैंने दो टर्मिनल यूज कर रखे हैं। दोनों ही सेम टर्मिनल है, अलग अलग टर्मिनल मैंने पॉइंट करवा रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं रन करता हूँ kubectl apply -f और स्टेटफुल सेट मैंने लिया और इसको रन किया। kubectl get pod, यहाँ पर हमारे पॉड चल रहे हैं। आप इसको वेट करके भी देख सकते हैं। हमारे पॉड चल रहे हैं। kubectl get रेप्लिका सेट क्रिएट नहीं होता है। डिप्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होता है। फाइनली हमारे पॉड्स क्रिएट होंगे और स्टेटफुल सेट्स हमारे क्रिएट होंगे। ये हमारे स्टेटफुल सेट क्रिएट हो गए हैं और इसमें 3 स्टेटफुल सेट हमारे आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सर्विस फाइल भी बना रखी है, service.yaml। इस service.yaml के अंदर हमने यहाँ पर क्लस्टर आईपी नन दे रखा है, जो कि हमारी स्टेटफुल सेट्स के लिए हेडलेस सर्विस होना जरूरी है। हेडलेस का मतलब बेसिकली ये हो गया कि आपको आपके डाटाबेस को आपकी पॉड तक पहुंचने के लिए उसको एक प्रॉपर क्या चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो उस डोमेन नेम सिस्टम के लिए हम यहाँ पर आईपी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर आईपी दे दी तो सर्विस जितनी भी बार भी चलेगी उसकी आईपी फिक्स नहीं रह पाएगी। हर बार उसकी आईपी क्या होगी, अलग अलग मिलेगी। तो आप इस सर्विस रिसोर्स को ये बोल रहे हो कि जब सर्विस ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा, उस सर्विस ऑब्जेक्ट को हमें आईपी से काम नहीं करना चाहते हैं, हम किससे काम करना चाहते हैं, डोमेन से काम करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो डोमेन फिक्स होता है, आईपी चेंज होती रहती है। ठीक है ना। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टेटफुल सेट्स में हमें सर्विस किस टाइप की बनानी चाहिए, जिसमें आईपी एड्रेस से काम ना हो, जबकि डोमेन नेम सिस्टम से काम हो। तो बेसिकली डोमेन नेम हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले स्टेटफुल सेट का नाम आएगा, फिर ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर का मतलब ये हो गया कि जो भी पॉड क्रिएट हैं वो 0, 1, 2 ये सारे आपके क्या हो गए ये आपके ऑर्डिनल नंबर होंगे। और उसके बाद आपकी सर्विस का नाम, बेसिकली हमारी सर्विस का नाम माई सर्विस 1 है, जो कि मैंने मेटाडेटा में दे रखा है। तो बेसिकली हमारा हमारा जो डोमेन नेम सिस्टम बनेगा सर्विस का, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। kubectl apply -f service.yaml, मैंने सर्विस यहाँ पर क्रिएट किया। kubectl get endpoints, हमारे पास kubectl get endpoints, हमारे पास एंडपॉइंट आ चुके हैं। कितने एंडपॉइंट मिले मुझे, कितने आईपी एड्रेसेस, 1, 2 एंड 3। क्यों 3 हमें आईपी एड्रेसेस मिले, क्योंकि हमने स्टेटफुल सेट्स में नंबर ऑफ रेप्लिकास 3 दे रखे हैं। ठीक है, और इन डिप्लॉयमेंट्स को यूज करने के लिए हम सर्विस का यूज कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर हमारे पास सर्विस अवेलेबल है, और इसका अब हम बेसिकली डोमेन नेम से हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको किसी एक पॉड के अंदर जाना है। यहाँ पर मैं kubectl get pod, मेरे पास 3 पॉड है, 3 में से किसी एक पॉड में मैं जाऊंगा। kubectl exec-it, और एक पॉड को हमने ले लेते हैं, अंदर गए और बैश टर्मिनल से हम अंदर गए, ये पॉड के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम बेसिकली पॉड के अंदर जाने के बाद हम दूसरे पॉड को पिंग करवाएंगे। कैसे, डोमेन नेम से, उसकी पर्टिकुलर उसके डोमेन नेम से हम पॉइंट करवाएंगे, तो हमारे पास रिप्लाई आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप पिंग कमांड अगर आप चेक करोगे, तो पर्टिकुलर जो पॉड क्रिएट हुआ है एंजिनिक्स का पॉड, वो मिनिमल इमेज से क्रिएट हुआ है, तो आपको पिंग कमांड
नहीं मिल रही है, तो पिंग कमांड को आप इंस्टॉल कर सकते हो पिंग यूटिल से। ठीक है, तो आपको पॉड के अंदर जाके आप पिंग कमांड को इंस्टॉल कर लेना, एपीटी इंस्टॉल आईपी यूटिल्स डैश पिंग। आईपी यूटिल्स का मतलब होता है आईपी यूटिलिटीज, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यूटिलिटीज, और इस पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे। इस पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे पर्टिकुलर। ये पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, अपडेट करना होगा और अपग्रेड करना होगा। बेसिकली मैं अपने ओएस को अपडेट और अपग्रेड कर रहा हूं, उसके बाद ये मेरी कमांड चलने लग जाएगी। ये हो गया, और इसके बाद मैंने आईपी यूटिल पिंग कमांड मैंने चलाई, और इस बार मुझे पिंग कमांड चलने लग गई। सो पिंग में किसको कर सकता हूँ, google.com को पिंग कर सकता हूँ। जब भी किसी डोमेन को पिंग करते हैं तो रिटर्न में हमें क्या मिलता है, आईपी एड्रेस। तो जैसे आपने ए रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, उसके बाद आप पिंग करते हो तो आपको सर्वर का आईपी मिलता था। तो बेसिकली पिंग कमांड हमारी वर्क कर रही है। इसके बाद आप पिंग कर सकते हो, अगर आप जिस जिस पॉड के अंदर एंटर किए हो उस पॉड से आप दूसरे पॉड को पिंग कर सकते हो डोमेन के थ्रू। सो पिंग किया मैंने, पिंग, और यहाँ पर हमारा एक डोमेन क्रिएट होगा इस फॉर्मेट में, ये देखो। सो पर्टिकुलर मेरा, मैं इससे बाहर निकलता हूं, kubectl गेट सर्विस, तो मेरी सर्विस का नाम है माई सर्विस वन। और कैट के अंदर हम देखते हैं स्टेटफुल सेट के अंदर माई सर्विस वन। तो यहाँ पर माई सर्विस वन, माई सर्विस वन। सो इस तरीके से हम यूज करेंगे। आप देखो स्टेटफुल सेट का नाम क्या है आपका, kubectl गेट sts माई sts, ये माई sts है हमारे पास, यहाँ पर माई sts, उसके बाद डैश लगाना है, फिर उसके बाद ऑर्डिनल नंबर जो भी होगा, ऑर्डिनल नंबर हमारे पास हमें पॉड से पता चलेगा, kubectl गेट पॉड। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डिनल नंबर 0 है, 1 है, 2 है। तो यहाँ पर 0 1 2 मैंने लिखा। अगर मैं 1 के अंदर हूँ तो मुझे, अगर मैं 0 के अंदर हूँ तो मैं उसको अगले उसको डोमेन से 1 से पिंग कर सकता हूँ, तो 1, और उसके बाद डॉट लगाया क्योंकि ये फॉर्मेट दे रखा है। उसके बाद सर्विस का नाम, तो सर्विस का नाम मेरा पर्टिकुलर ये, तो मैं इस पर्टिकुलर को क्या कर सकता हूँ, पिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है हमें स्टेबल नेटवर्क आइडेंटिटी मिल जाएगी। स्टेबल नेटवर्क आइडेंटिटी मतलब आपको आईपी एड्रेस मिलेगा कि डोमेन नेम सिस्टम मिलेगा, आपको डोमेन नेम सिस्टम मिलेगा, और ये डोमेन नेम सिस्टम हमेशा फिक्स रहेगा। भले ही आपके पॉड किल हो जाएंगे, पॉड वापस आएंगे, आपको हमेशा आप अपने दूसरे पॉड पर कैसे पहुंच सकते हो, डीएनएस के थ्रू पहुंच सकते हो। तो आपको एक स्टेबल आइडेंटिटी मिल गई। आईपी एड्रेसेस स्टेबल नहीं होते, आईपी एड्रेसेस हर बार चेंज होते रहते हैं। जैसे ही आपका पॉड आएगा, आप पॉड किल करोगे, पॉड वापस नेटवर्क में आएगा तो उसको नई आईपी एड्रेसेस मिल जाएगी। हर बार आईपी एड्रेसेस चेंज होती रहती है, मगर डोमेन नेम कभी भी चेंज नहीं होता है। सो इसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो पर्टिकुलर मैं किसी एक पॉड के अंदर जाऊंगा, ये एक पॉड के अंदर गया, मैं 0 वाले के अंदर जाके पिंग किसको करूंगा, 1 1 को और 1 2, या आप किसी एक के अंदर जाके बाकी दो को आप क्या कर सकते हो, डीएनएस के थ्रू पिंग कर सकते हो, ताकि इससे ये पता चल जाएगा कि आपके पॉड्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो विद इन एक नेटवर्क के अंदर है। सो मैंने पिंग किया, स्टेटफुल सेट का नाम है मेरा माई एस टी एस वन डैश ऑर्डिनल नंबर। चूंकि मैं अभी 0 के अंदर हूं तो मुझे पिंग किसको करना है, या तो 1 को करूंगा या 2 को करूंगा। तो मैं 1 को करना चाहता हूं, डॉट, और फिर उसकी सर्विस का नाम। सो उसकी सर्विस का नाम ऑलरेडी यहाँ पर हमने दे रखा है, सर्विस का नाम माई सर्विस वन। और भी मैंने यहाँ पर kubectl गेट एससीएस करके मैंने सर्विस का नाम भी यहाँ पर कर रखा है। तो यहाँ पर सर्विस वन, माई सर्विस वन।
तो आप देखोगे ये रिप्लाई आ रहा है, और ये जो रिप्लाई आ रहा है ये इंटरनल आईपी एड्रेस से आ रहा है 10.42.0.125। इसका मतलब ये जो पॉड है, जो 11 वाला पॉड है, उसको आईपी एड्रेस कौन सा मिला है 125। अगर इस पॉड को मैं किल कर दूं और ये नेटवर्क में दोबारा आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रेप्लिकाज उसको कुबरनेटिस को क्या करनी है, मेंटेन रखनी है, तब उसको ये दोबारा ये 125 वाली आईपी एड्रेसेस दोबारा उसको नहीं मिलेगी, उसको आईपी एड्रेसेस चेंज मिलेगी। तो हमें चाहिए उसकी नेटवर्क आइडेंटिटी कंसिस्टेंट चाहिए। तो कंसिस्टेंट आप कभी भी आईपी एड्रेस से अचीव नहीं कर सकते हो। आप किससे अचीव कर सकते हो, एक प्रॉपर डीएनएस सिस्टम के थ्रू, डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू। तो आपको एक डोमेन मिल गया और ये डोमेन फिक्स है। अब भले ही आप कितनी भी बार अपने पॉड को किल करके वापस नेटवर्क में लेके आओगे तो पॉड को हर बार आईपी एड्रेसेस अलग अलग मिलेगी, मगर जो उसको डोमेन नेम सिस्टम वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आप हमेशा, अगर आपको सेकंड वाले को पॉइंट करना है तो आप हमेशा अपने इस पर्टिकुलर डोमेन नेम से आप पॉइंट करवा सकते हो। तो आप देखो मेरा रिप्लाई आ रहा है, कंटिन्यूस रिप्लाई आ रहा है। मैं पॉड 0 के अंदर हूं और मैं पॉड 0 से किससे बातचीत कर सकता हूं, पॉड 1 से बातचीत कर सकता हूं। कंटिन्यूस रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आप दूसरे पॉड के अंदर जाके, दूसरे पॉड के अंदर गए, पिंग कमांड चेक करिए आपने, पिंग कमांड यहाँ नहीं है तो आप एपीटी अपडेट और अपग्रेड करके आप पिंग कमांड को इंस्टॉल करके आप 1 से 2 का कम्युनिकेशन कर सकते हो या फिर 1 से 0 का कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो कुल मिला के स्टेटफुल सेट वर्कलोड में हमें क्या मिल जाती है, बेसिकली स्टेबल नेटवर्क आइडेंटिटी हमें मिल जाती है, स्टेबल नेटवर्क आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला में याद रखना है, स्टेटफुल सेट का नाम डैश ऑर्डिनल नंबर डॉट सर्विस का नाम, ये हो गया। अब हमें देखना है ऑर्डर डिप्लॉयमेंट एंड स्केलिंग। ऑर्डर्ड का मतलब ये हो गया कि हमेशा इसका सीक्वेंस में ही चलेगा, इसका नंबर सीक्वेंस में ही चलेगा। अगर आपने कोई स्टेटफुल सेट बना रखा है, अगर आपने कोई स्टेटफुल सेट बना रखा है और उसके आपने 3 रेप्लिकास दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली ऑर्डर किससे स्टार्ट होगा, 0 से, फिर ऑर्डर 1 होगा, फिर ऑर्डर 2 होगा। तो ये हमेशा ऑर्डर में चलेगा। ऑर्डर में चलेगा मतलब शुरुआत कहां से होगी, पॉड की नंबरिंग 0 से चालू होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ऑर्डर में चलेगा हमेशा। तो ये रेप्लिका सेट की, ये आपके स्टेटफुल सेट की खासियत है, इसके फीचर्स है कि जब भी कोई वर्कलोड आप बनाओगे स्टेटफुल सेट में, उसमें जो पॉड का जो आइडेंटिटी है, वो पहली बात उसको स्टेबल नेटवर्क आइडेंटिटी मिलेगी। दूसरी बात उसके ऑर्डर्ड डिप्लॉयमेंट होगा। ऑर्डर मतलब, ऑर्डर हम कब बोलते हैं, जब नंबर की बात होती है। ऑर्डर में रखो या ऑर्डर में वैल्यूज हैं बेसिकली। तो ऑर्डर कैसे हो सकता है, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो ये हमारा ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑर्डर्ड डिप्लॉयमेंट है, तो जितने भी नंबर ऑफ रेप्लिकास मैं मेंटेन करूंगा वो हमेशा किस में रहेंगे, ऑर्डर में रहेंगे। और ये सीक्वेंस में रहेंगे। सीक्वेंस में मतलब जब तक पहला पॉड क्रिएट नहीं होगा तब तक दूसरा क्रिएट नहीं होगा। तो बेसिकली ये ऑर्डर में होगा। इसी ऑर्डर को देखने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टर्मिनल यूज किए हुए हैं। मैं यहाँ पर गया और हम इसकी स्केलिंग देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मैं kubectl लेफ्ट वाले में मैंने किया kubectl गेट पॉड। अभी हमारे पास कितने रेप्लिकास में मेंटेन कर रहा हूं, 3। अब यहां पर भी मैं kubectl, देखो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, 2 पैनल खोलने हैं टर्मिनल के, और दूसरे वाले टर्मिनल में सेम वही कमांड चला लेना, kubectl गेट पॉड डैश वॉच। तो इधर लेफ्ट साइड में मैं कंटिन्यूअसली वॉच कर सकता हूं और इधर राइट साइड में कंटिन्यूअसली वॉच कर सकता हूं। लेफ्ट साइड में मैं अपनी कमांड चलाऊं तो उस कमांड का इंपैक्ट क्या हो रहा है वो आपको किधर देखने को मिलेगा, राइट साइड में, ठीक है ना। अब एक ही टर्मिनल में काम करने में हम अब कमांड चलावे कि आउटपुट देखे, इसलिए मैंने 2 टर्मिनल ले लिए। अब आप देखना, मैं नंबर ऑफ रेप्लिकास कितने करूंगा, मान लीजिए नंबर ऑफ रेप्लिकास में स्केल करना चाहता हूं, कितने करना चाहता हूं, मान लीजिए 6 करना चाहता हूं, ठीक है। तो वो करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं स्केल कमांड का भी यूज कर सकता हूं। तो स्केल कमांड किस लिए होती है, नंबर ऑफ रेप्लिकास को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, ठीक है ना। और भी मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे थे, 3 तरीके बेसिकली मैंने आपको बता रखे। सबसे पहले तो आप यामल फाइल में जाके चेंज कर लो और आपको यामल अप्लाई करनी पड़ेगी।
दूसरा, आप इन मेमोरी आपके स्टेटफुल सेट्स को आप एडिट कर सकते हो। देखो, पहला तरीका तो ये हो गया कि आप स्टेटफुल सेट में गए और यहाँ पर जाके आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने जाके 3 से 6 कर दिया, फाइल को सेव किया, रन किया, और इस फाइल को दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। दोबारा इस फाइल को अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके नंबर ऑफ रेप्लिकास क्या हो जाएंगे, 3 से 6 हो जाएंगे। तो पहली बात तो आप अपने नंबर ऑफ रेप्लिकास को कैसे स्केल अप कर सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका, डायरेक्टली यामल फाइल में जाके चेंजेस करके दोबारा अप्लाई करना। तो आप देखना, जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो 2 से तीसरा बनेगा, फिर तीसरा, जब तीसरा कंप्लीट होगा तब चौथा बनेगा। तो यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है कि ये हमेशा ऑर्डर में होगा। तो पहला तीसरा बनेगा, फिर चौथा बनेगा, उसके बाद पांचवा बनेगा। ठीक है ना, तो ये हमेशा ऑर्डर में रहेगा। तो जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा तो कंटिन्यूअसली राइट हैंड साइड पर आपको देखना है, सॉरी, मैंने कौन सी कमांड चला दी, सर्विस को अप्लाई करवा दिया, जबकि मेरे को किसको अप्लाई करना था, स्टेटफुल सेट को। तो मैं यहाँ पर जाके एक बार फिर से नीट एंड क्लीन अपने पॉड को क्या कर लेता हूँ, डब्ल्यू कर लेता हूँ। डब्ल्यू मतलब वॉच, वॉच करना, देखना, कंटिन्यूअसली वॉच करना। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, kubectl कमांड वॉच कर रहा है कि चेंजेस के लिए वॉच कर रहा है। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा, kubectl अप्लाई डैश एफ, और इस कौन सी फाइल को मुझे, यामल को अप्लाई करना है, स्टेटफुल यामल को। तो आप देखना, देखो कौन सा नंबर लिया उसने, पहले 3 लिया, 3 के बाद कौन सा लिया, 4 लिया, 4 के बाद 5, और जब तक वो पेंडिंग था तब तक अगला वाला नहीं लिया उसने। जब जब फोर्थ वाला रनिंग आ गया उसके बाद उसने फिफ्थ वाला उठाया, वो भी पेंडिंग स्टेट। समझ में आ रहा है? तो जो पॉड्स क्रिएशन है वो ऑर्डर में होता है। जब तक पहला पॉड क्रिएट नहीं होगा और रनिंग नहीं होगा, वो अगला पॉड क्रिएट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्केल कर दिया भाई, आपने नंबर ऑफ पॉड आपके पास 3 है और 3 से आपने 6 कर दिया तो 6 एक साथ बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो कैसे होगा, अगर आपके पास 3 है तो 0 1 2, और 2 के बाद 3 बनेगा, 3 बनने के बाद 4 बनेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है, स्टेटफुल सेट्स में हमारे हमेशा जो पॉड्स का जो क्रिएशन प्रोसेस है वो हमेशा ऑर्डर में रहेगा। ठीक है ना? तो आपने कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व किया, मेरे पास अभी कितने अवेलेबल हैं, 6 पॉड्स मेरे पास चल रहे हैं। इसको मैंने कंट्रोल सी किया। अब आप देखना कितने पॉड्स चल रहे हैं मेरे, अभी 0 से लेके 5 तक चल रहे हैं, मतलब 6 पॉड चल रहे हैं। अब मैं स्केल डाउन करूंगा। अब मुझे स्केल डाउन करना है, तो मैं स्केल डाउन कैसे कर सकता हूं, अगली कमांड है kubectl edit sts my sts1, इंटर किया, मैं डायरेक्टली किस में आ गया, इन मेमोरी यामल के अंदर। ठीक है ना? तो ये इन मेमोरी यामल को क्यूबरनेटिस कॉन्टिन्यूअसली वॉच करता है। अब आप देखना, ये नंबर ऑफ रेप्लिकास वाली फील्ड जो है इसको मैं कर देता हूं 6 से 2, फ्रॉम 6 टू 2। अगर इस फाइल को मैं चेंजेस करूंगा तो जिस प्रकार से ऑर्डर में बढ़ रहा है उसी प्रकार से उसी रिवर्स ऑर्डर में कम भी होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ रेप्लिकास कितना करना चाहता हूं, 2। तो सबसे पहले किसको रिमूव करेगा, 5 को। 5 कंप्लीटली रिमूव होने के बाद 4, 4 कंप्लीटली रिमूव होने के बाद 3, 3 कंप्लीटली रिमूव होने के बाद 2। तो जिस ऑर्डर में बढ़ रहा है उसी ऑर्डर में वापस रिवर्स भी होगा। ये चीज आपको ऑर्डर देखना है। तो ये मैंने सेव किया और क्विट किया, WQ, है ना? और आप देखना, जैसे ही मैं इंटर करूंगा इधर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ये देखो, 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 पहले क्या लिया उसने, पहले 5 टर्मिनेट किया, फिर 4 टर्मिनेट किया, फिर 3 टर्मिनेट किया, और इसके टाइमिंग से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है? इसके टाइमिंग से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहां पर आप देखो कंटिन्यूअसली वो उसी रिवर्स ऑर्डर में उसने टर्मिनेट करना चालू किया। ठीक है? सो kubectl गेट पॉड, और मैंने वॉच किया, kubectl गेट पॉड। मेरे पास अभी नंबर ऑफ रेप्लिकास कितने हैं, स्टेटफुल सेट के 2 हैं। अब मैं स्केल करना चाहता हूं। अब स्केल करने के लिए मैं
फाइनल कौन सी कमांड यूज कर सकता हूँ, स्केल कमांड यूज कर सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर दे रखी है, kubectl स्केल, है ना। आपको स्केल करना है, किस वर्कलोड को स्केल करना है वो आप देख सकते हैं, kubectl स्केल। और किसको स्केल करना है, स्टेटफुल सेट को मुझे स्केल करना है, उसका नाम क्या है, mysts1। और आपको एक कमांड लाइन आर्गुमेंट देना पड़ेगा, रेप्लिकास। और नंबर ऑफ रेप्लिकास आपको कितने मेंटेन करने हैं, मान लीजिए 8 मेंटेन करने हैं। अभी आपके पास कितने हैं, 2। 2 से आप कितना रेप्लिकास चाहते हो, 8। तो ऑर्डर में होगा, ये जो इसका रेप्लिकास भी किस में होगा, ऑर्डर में होगा। तो अभी कौन सा है, 1 1 1, फिर होगा 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, इस ऑर्डर में वो अपना इंक्रीज होगा। तो kubectl स्केल sts और आपके कुबरनेटिस रिसोर्स ऑब्जेक्ट का नाम, और यहां से मैंने इंटर किया। और आप देखो, देखो 2, देखना 3 4 5 6 एंड 7, समझ में आ गया। तो स्केलिंग ऑल ऑफ सडन स्केल हो जाते हैं कि 1 बाय 1 होंगे, 1 बाय 1 होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंटरव्यू में आपसे कभी पूछे कि अगर आप नंबर ऑफ रेप्लिकास को स्टेटफुल सेट्स के अंदर अगर आप पॉड्स को स्केल कर रहे हो किसी नंबर पर, तो वो पैरेलल में स्केल होते हैं कि सीक्वेंस में होते हैं स्केल। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस में होते हैं, वो ऑर्डर्ड में होते हैं। कहने का मतलब है कि इट हैज अ ऑर्डर्ड डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो ये आपको चीज समझ में आ गई, ऑर्डर्ड डिप्लॉयमेंट। स्टोरेज आइसोलेशंस भी मैंने आपको बताया है, स्टोरेज आइसोलेशन। सो स्टोरेज आइसोलेशन का ये मतलब हो गया कि जितने भी नंबर ऑफ रेप्लिकास हैं उन सबके स्टोरेज अलग अलग होंगे। सो यहाँ पर मैं, यहाँ पर kubectl गेट पॉड किया मैंने। तो अब आप देखो, आपके पास अगर 7 पॉड्स हैं या 8 पॉड्स हैं, तो इसका स्टोरेज अलग होगा, इसका स्टोरेज अलग होगा, इसका स्टोरेज अलग होगा, इसका स्टोरेज अलग होगा। तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। सो यहां पर लिख रखा है, ईच पॉड हैज इट्स ओन स्टोरेज। हर पॉड का अपना स्टोरेज होता है, ठीक है। सो हर पॉड का अपना स्टोरेज होगा। सो अगर यहां पर मैं जाके ये आपको बताऊं, आपको प्रैक्टिकली मैं करके बता रहा हूं, ठीक है। सो आपके पास कितने स्टोरेज हैं, कितने पॉड्स हैं, 8 पॉड हैं। तो मतलब आपके पास 8 अलग अलग जगह पर आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पर वॉल्यूम यूज नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं स्टोरेज के पॉड्स के अंदर जाके जाके हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जीरो वाले के अंदर गया, जीरो वाले के अंदर गया और अपना इस लोकेशन पे जाऊंगा। कौन सा लोकेशन है, यूजर, यूजर शेयर एंजिनिक्स HTML, ठीक है ना। ये देखो, ये आ गया है, मैं यहाँ पर PWD। अब मैं इसमें एको करवा सकता हूँ और मैं उसका सारा कंटेंट मैं राइट करवा सकता हूँ। यहाँ पर अनिल लिखा मैंने और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कैट किया, इंडेक्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये देखो अनिल आ गया कंटेंट। अब यहाँ पर जाके मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग करवा दूँ थोड़ी सी। ये ये मैं पॉड के अंदर हूँ और यहाँ पर मैं पॉड के बाहर हूँ। सो kubectl पोर्ट फॉरवर्ड, पोर्ट फॉरवर्ड। और मुझे किसका पोर्ट फॉरवर्ड करना है, माई एस टी एस, पॉड का नाम माई एस टी एस 1-0 का। और एक पैरामीटर आपको लिखना है डैश डैश एड्रेस 0.0.0। और किस पोर्ट पर आप उसको चेक करना चाहते हो। तो ये जैसे ही मैंने इंटर किया, ब्राउजर पर गया मैं, और यहाँ पर लोकल होस्ट 8080 अगर करूंगा मैं, देखो अनिल का आउटपुट आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस पॉड से बाहर निकलूं। अब मैं पॉड किसके अंदर चले जाऊं, 1 के अंदर चले जाऊं। 1 के अंदर गया और मैं एको करवा लूं। किसको एको करवाना है मुझे, विजय को एको करवाना है। ये मैंने विजय को एको करवाया, विजय को एको करवाया कहाँ पर, यूजर फोल्डर के अंदर, शेयर के अंदर, एंजिनिक्स के अंदर, HTML के अंदर, इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है ना। तो वो पूरा एड्रेस मैंने एक ही बार में यहाँ पर एको करवा दिया।
सो मैं यहाँ पर पूरा फोल्डर में चले जाता हूँ, यूजर शेयर nginx html ls किया, एको किया विजय, फिर मैंने ये रीडायरेक्शन ऑपरेटर यूज किया इंडेक्स डॉट html, ये हो गया, कंटेंट कैट किया इंडेक्स डॉट html, ये कैट हो गया। अब यहाँ पर गए कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी रिवर्ट, और उसी कमांड में अब मैं किस पोर्ट को फॉरवर्ड कर दूं, 11 को, और आप चाहो तो 8080 की जगह 8081 यूज कर लो, है ना। ये कर लिया हमने। तो यहाँ पर मैं अब 8081 को चेक कर सकता हूँ, सॉरी 8081, तो ये विजय आ गया, ठीक है ना। और मैं कंट्रोल सी किया, वापस से इस पर गया, और यहाँ पर मैंने किया 0 और इसको 8080 किया। ये 80, यहाँ पर 80 का आउटपुट देखेंगे अनिल, और कंट्रोल सी किया, सी में हम गए, और इसी पोर्ट पर मैं 1 का फॉरवर्डिंग करवा दूँ, इसी पर मैं 1 का फॉरवर्डिंग करवा देता हूँ, डैश और 1, और ये विजय और अनिल दोनों के आउटपुट आ रहे हैं, है ना। ये इसको 0 करवा दिया, सॉरी, डैश 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 अनिल। तो अनिल और विजय दोनों ही आउटपुट आ रहे हैं, तो अनिल तो पॉड 0 से आ रहा है और विजय पॉड 1 से आ रहा है। इसका मतलब इस पॉड का स्टोरेज अलग है और इस पॉड का स्टोरेज है, और जितने आपके पॉड है सबके स्टोरेज अपने अपने अलग है। कुल मिला के आपको ये चीज समझनी है कि सबका, इस प्रैक्टिकल से आपको क्या समझ में आ रहा है कि स्टोरेज आइसोलेशन, स्टोरेज आइसोलेशन मतलब हर पॉड का अपना अपना स्टोरेज है, हर पॉड के पास अपनी अपनी हार्ड डिस्क है, यूं समझना है, हर पॉड के पास अपना अपना स्टोरेज करने की जगह है। तो मैंने आपको अनिल और विजय करके दो टेक्स्ट अलग अलग पॉड में जा जाके मैंने पोर्ट फॉरवर्ड करके प्रैक्टिकली टेस्ट करके बता दिया है। तो आपको बस यही करना है कि आपको अलग अलग पोर्ट पे जाके अलग अलग पोर्ट नंबर चेंज कर करके उस चीज को कंफर्म कर सकते हो कि हाँ सर, मगर ये स्टोरेज आइसोलेशन में दिक्कत क्या है, ये पॉड किल हुआ तो वो डेटा सारा चले जाएगा। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी बात कर लिया था कि आपके पास क्या होना चाहिए, परसिस्टेंट स्टोरेज होना चाहिए। तो हम यहाँ पर स्टोरेज भी देखेंगे, बेसिकली हम स्टोरेज देखेंगे कि क्यूबरनेटिस के अंदर कितने टाइप के स्टोरेज होते हैं और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं हम पर्टिकुलर स्टोरेज, स्टोरेज टाइप इन क्यूबरनेटिस, स्टोरेज टाइप्स इन क्यूबरनेटिस। सो कितने टाइप्स के हमारे पास स्टोरेज होते हैं। क्यूबरनेटिस प्रोवाइड्स मल्टीपल स्टोरेज टाइप डिपेंडिंग ऑन हाउ योर एप्लीकेशन नीड्स टू स्टोर एंड एक्सेस द डाटा। थिंक of it as a layer from temporary pod storage to permanent cluster wide storage। देखो, टेम्पररी पॉड स्टोरेज, ये जो अभी हमने किया है ना, ये जो आप अनिल और विजय कर रहे हो टेक्स्ट में इंडेक्स में जा जाके, ये आपका पॉड का टेम्पररी स्टोरेज है। टेम्पररी स्टोरेज मतलब पॉड अगर किल हुआ या पॉड डिस्ट्रॉय हुआ तो ये डेटा चले जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अपने पॉड के अंदर पड़े हुए डेटा को परमानेंट अगर आपको रखना है तो फिर आपको एक प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम यूज करना पड़ेगा। तो एफीमीरल स्टोरेज, तो अभी ये जो पॉड में ये जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ अनिल और विजय, ये बेसिकली मेरे किस टाइप के चेंजेस है, परमानेंट के टेम्पररी।
टेम्पररी है, ठीक है ना। तो इस टेम्पररी वर्ड को एफीमेरल स्टोरेज बोलते हैं, एफीमेरल स्टोरेज। तो आप टेक्निकली इसको एफीमेरल वर्ड याद रखना है कि इट हैज अ एफीमेरल स्टोरेज, या सिंपली आप बोल सकते हो कि सर इट हैज अ टेम्पररी स्टोरेज। So to make our data permanent and to be persistent, so we need another kind of storage, that is persistent volume. अगर आपको अपना डाटा को परमानेंट रखना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पीवी यूज करना पड़ेगा और पीवीसी यूज करना पड़ेगा। तो पहले तो हम टेम्पररी स्टोरेज की बात कर लेते हैं। दिस स्टोरेज लिव्स एंड डाई विद द पॉड, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर जो अभी फीचर की बात कर रहे थे कि इनका स्टोरेज आइसोलेशन होता है। इसका मतलब हर पॉड के पास अपना खुद का एक स्टोरेज सिस्टम होता है। हर पॉड का अपना खुद का स्टोरेज सिस्टम होता है, मगर वो किस टाइप का होता है, टेम्पररी होता है कि परमानेंट होता है, वो टेम्पररी होता है। जैसे ही पॉड किल होगा, जैसे ही पॉड डाई होगा, आपका डाटा भी साथ साथ में चले जाएगा, ठीक है। और इस टेम्पररी टाइप के डाटा में इस टाइप की चीजें होती है, ये फीचर्स होते हैं एम्प्टी डायरेक्टरी, कॉन्फिग मैप, सीक्रेट और डाउनलोड एपीआई। तो यहां पर हम वन बाय वन हम बात करेंगे। सो एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल ईच। सो हम इसको देखते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले तो हम एफीमेरल स्टोरेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले टेम्पररी स्टोरेज शेयर्ड इनसाइड अ पॉड डिलीट व्हेन पॉड डाइज। तो यहां पर हमने एक पॉड क्रिएट किया और इस पॉड के अंदर आपने एक टेम्पररी स्टोरेज वॉल्यूम्स करके क्रिएट किया ताकि नंबर ऑफ पॉड्स को वो शेयर हो सके। तो मान लीजिए आपके पास 2 पॉड हैं, आपके पास 2 पॉड हैं, पॉड पॉड 1 है और पॉड 2 है, और दोनों को एक सेम डेटा चाहिए। एक सेम डेटा है हमारे पास, एक फाइल पड़ी हुई है, मान लीजिए किसी एक जगह पर mntd, और हमारे पास एक अनिल डॉट टीएक्सटी फाइल है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो अनिल। मैं चाहता हूं कि ये दोनों पॉड इस फाइल को बेसिकली क्या कर सके, रीड कर सके। तो दोनों पॉड सेम डेटा के लिए रिक्वायर कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर शेयर हम करना चाहते हैं। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, हमारे डाटा को हम मल्टीपल पॉड्स के अलोंग शेयर करना चाहते हैं। तो उसमें आप इसको शेयर कर सकते हैं। persistent volume, persistent स्टोरेज दैट सर्वाइव पॉड रीस्टार्ट। अगर आपका पॉड रीस्टार्ट भी होता है तब भी आपका डाटा अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट करना होगा। तो हमें पता है क्यूबरनेटिस के अंदर हर चीज एक ऑब्जेक्ट होता है, एक रिसोर्स होता है, तो उसको रिसोर्स को आप यामल के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो और कमांड के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पर परसिस्टेंट वॉल्यूम हमने क्रिएट करना है, ठीक है ना। अब आप देखना, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, कंट्रोल सी किया। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ kubectl गेट परसिस्टेंट वॉल्यूम। मेरे पास अभी ये 3 परसिस्टेंट वॉल्यूम है और इन तीनों को मैं किल कर लेता हूँ, kubectl डिलीट परसिस्टेंट वॉल्यूम, और ये मेरा एक भी परसिस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, एक भी हमारे पास परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम नहीं है। अब मैं यहाँ पर pv.yaml, मैंने एक pv.yaml बनाई। अब एक रिसोर्स हमें बनाना है, एपीआई वर्जन, ये v1 में अवेलेबल है,
किस काइंड का रिसोर्स आप बनाना चाहते हो, परसिस्टेंट वॉल्यूम और मेटा डेटा। मेटा डेटा में नेम तो सबको देना है और इसका शॉर्ट नेम क्या है, PV1, my PV1, my PV2. So how many persistent volume I can create, multiple. अब यहाँ पर देना है कि भाई इसको नेम स्पेस देना है कि नहीं देना है, इसको नेम स्पेस देना है कि नहीं देना है, ये डिपेंड करता है आपके API रिसोर्सेज के अंदर। so kubectl API डैश रिसोर्सेज, अगर आप API रिसोर्सेज में अगर आप देखोगे तो परसिस्टेंट वॉल्यूम पर आप चले जाना PV के अंदर, तो परसिस्टेंट वॉल्यूम वाला सेक्शन अगर आप देखोगे तो उसमें नेम स्पेस वाले कॉलम में क्या दे रखा है, फॉल्स दे रखा है। केयरफुली देखना, क्या दे रखा है, फॉल्स दे रखा है। इसका मतलब यामल बनाते समय मेटा डेटा के अंदर आप नेम स्पेस नहीं दे सकते हो, परसिस्टेंट वॉल्यूम में नहीं दे सकते, बट परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम में दे सकते हैं। ठीक है ना, ये दो चीजें आपको यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम का नेम स्पेस देखो, नेम स्पेस देखो, एक का ट्रू है एक का फॉल्स है। तो मुझे अगर परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाना है तो मैं उसको नेम स्पेस के अंदर नहीं डाल सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज टेक्निकली यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। मैंने किया pv.yaml, तो यहाँ पर चूंकि मैं परसिस्टेंट वॉल्यूम बना रहा हूँ तो क्या नेम स्पेस दे सकता हूँ, क्या क्या नेम स्पेस वाला फील्ड दे सकता हूँ क्या, चलो दे लेते हैं। ठीक है ना, और इसको वैलिडेट करेंगे जानबूझ के। हमें पता है कि भाई ये नहीं दे सकते हैं क्योंकि API रिसोर्सेज के अंदर बता रहा है नेम स्पेस इक्वल्स टू फॉल्स, फिर भी मैंने इसको पॉड के अंदर डाल दिया। मैंने यहाँ पर इसको स्केप कॉलन किया, kubectl मैंने अप्लाई किया, डैश एफ PV और डैश डैश ट्राई डैश रन इक्वल्स टू क्लाइंट मैंने किया, क्लाइंट में चल गया, सर्वर में ऑब्वियसली एरर आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो एक्सेस मोड मांग रहा है, कैपेसिटी मांग रहा है और कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज डाल रहा है। तो ये चीजें हमें देखनी है pv.yaml, और हमें नेम स्पेस के अंदर हमें नहीं डाल सकते हैं। स्पेक हमें लेना है, स्पेक स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहली स्पेसिफिकेशंस हमें क्या रखनी है कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए स्पेक के अंदर, हमें क्या होना चाहिए, एक्सेस मोड और कैपेसिटी। तो ये दोनों वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, एक्सेस मोड और दूसरी हमें लेनी है कैपेसिटी। एक्सेस मोड और कैपेसिटी, एक्सेस मोड्स और कैपेसिटी, एक्सेस मोड्स एंड कैपेसिटी, एक्सेस मोड एंड कैपेसिटी। सो ये पर्टिकुलर एक्सेस मोड एंड कैपेसिटी हम ले सकते हैं। सो एक्सेस मोड और कैपेसिटी हमने यहाँ पर लिया, कैपेसिटी, एक्सेस मोड और होस्ट पाथ। तो एक्सेस मोड यहाँ पर हम ले लेते हैं रीड राइट वंस, और कैपेसिटी स्टोरेज कॉलन 1 GI। GI का मतलब 1 GB है ना, गीगाबाइट, जैसे गीगाबाइट लिखते हो ना, गीगाबाइट, गीगाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, GI। 1 GI मतलब 1 GB। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर GB नहीं लिखते हैं, ये GI लिखते हैं। GI मतलब गीगा बाइट। तो गीगाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, 1 GI। इस तरीके से हमने लिखा। और यहाँ पर आप होस्ट पाथ भी आप कर सकते हैं जो आपको माउंट करना है। तो विम PV और MNT के अंदर, D के अंदर। अब मैं WSL में काम कर रहा हूं तो मेरी D ड्राइव में चेक करते हैं, मेरी D ड्राइव में, ये मेरी D ड्राइव में क्या क्या XYZ नाम का एक फोल्डर बनाता हूं मैं, XYZ नाम का, XYZ, ये देखो XYZ नाम का मैंने फोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर को मैं डिलीट कर दूं तो XYZ नाम का फोल्डर मेरे D ड्राइव पर नहीं है, और फिर भी यहाँ पर मैं XYZ मैंने फोल्डर दे दिया। तो हमें ये चीज चेक करनी है कि जो फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है जिस लोकेशन पर, क्या ये वॉल्यूम अप्लाई करने पर वो फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है कि मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा, कि क्रिएट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, सो kubectl अप्लाई डैश एफ और परसिस्टेंट वॉल्यूम डैश डैश ड्राई किया मैंने, ड्राई डैश रन इक्वल्स टू क्लाइंट
एंड सर्वर, सर्वर में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम को मैंने किया, हो गया। सबसे पहली चीज kubectl गेट पीवी परसिस्टेंट वॉल्यूम आया, स्टेटस बता रहा है अवेलेबल, और रिक्लेम पॉलिसी रिटेन 1 GB। अब देख लेते हैं क्या XYZ नाम का फोल्डर बना। XYZ नाम का फोल्डर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस वाले परसिस्टेंट वॉल्यूम को अगर आप किसी पॉड के साथ अटैच भी करोगे तो वो इसकी लोकेशन उसे मिलेगी नहीं, तो फाइल सेव नहीं हो पाएगी। सो ये हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं इसको एक फोल्डर बना लेता हूँ XYZ। ये XYZ मैंने फोल्डर बना दिया और ये हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम हो गया। तो अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर पॉड जो है वो हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम को यूज करेगा, एंड डेफिनेटली इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो इसका पूरा एक बार और हम देखेंगे। स्टोरेज क्लास, डायनेमिक प्रोविजनिंग। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम में ये दिक्कत होती है कि अगर आपके पास जितनी हार्ड डिस्क नहीं है उससे ज्यादा भी क्लेम कर सकते हो, मगर एक होता है डायनेमिक प्रोविजन, जितना मांगोगे उतना क्लाउड आपको दे देगा। आप अगर उसको 10 GB मांगोगे तो क्लाउड आपको डायनेमिक प्रोविजनिंग में क्लाउड आपको उतना दे देगा। ठीक है, एक बार और देखेंगे इसको, पूरा स्टोरेज को बहुत अच्छी तरीके से हम देखेंगे फिर इम्प्लीमेंट करेंगे।